अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से ही होंगे। आज हमारा टॉपिक जो है वो है 9th की हिस्ट्री में से, है ना। ये चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट सोसाइटीज एंड कॉलोनिज्म। वो जो हम पढ़ रहे हैं पिछले 5-10 दिनों से, उसका आज लास्ट 2 टॉपिक पढ़ रहे हैं। वो है वार एंड डिफॉरेस्टेशन, यानी वार की वजह से डिफॉरेस्टेशन बढ़ गई, यानी इनमें आपस में क्या कनेक्शन है। डिफॉरेस्टेशन कम हुई कि बढ़ गई? कौन सा वार? वार तो अभी तक 2 ही हुए। वो दुनिया भर लाखों और करोड़ों वार हुए, लेकिन 2 वार हैं जिनकी मतलब वो मिसाल जो है वो अनपैरेलल है। तो उनको नाम रखा गया है वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकंड। उनकी वजह से, चूंकि वो सारी दुनिया पे उसका असर पड़ा, उनका देखते हम हमारे जंगलों पे उससे क्या असर पड़ा। एक तो वो, दूसरा न्यू डेवलपमेंट फॉरेस्ट में आज क्या नई नई चेंज आई है लोगों के एटीट्यूड में टुवर्ड्स फॉरेस्ट, टुवर्ड्स देयर कंजर्वेशन। उनके मेंटल सेटअप में क्या नई चेंज आई हैं, वो हम इसमें थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। तो इसी के साथ ये इंशाल्लाह चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर देखते हैं, कहते हैं वर्ल्ड वार और फर्स्ट और सेकंड का जो है जंगलों पे इसका जबरदस्त असर पड़ा है ना। क्यों असर पड़ा? देखो, अगर हम इंडिया में तब जो वर्किंग प्लान्स बनाए जाते थे वो जंगलों को प्रिजर्व करने के लिए, इनका प्रिजर्वेशन उनका गोल नहीं था। उनका ये गोल था, ब्रिटिश का, इंग्लैंड का ये गोल था कि हम इनको कैसे प्रिजर्व करें ताकि ये सबसर्वेंट रहें और हमारी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए आगे कैसे मदद करें। तो उसको अबंडन किया गया। उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बेतहाशा, है ना, एट एक्सपोनेंशियल रेट उन्होंने किया गया, एट एक्सटॉर्बिटेंट रेट उन्होंने डिफॉरेस्टेशन की। क्योंकि वो तब के टाइम में वार नीड्स को फुलफिल करने के लिए, वो आप बोलोगे फुलफिल कैसे कर रहे थे? क्योंकि तब उनको शिप कंस्ट्रक्शन की ज्यादा जरूरत पड़ी, तो इसको फुलफिल करना था। ये आप बोलोगे ये महीनों में नहीं होता। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, ये उससे पहले एक वेव चली थी, मतलब वो एम्यूनेशन की, वो मतलब वार डिपॉजिट्स की, ये मतलब एक दूसरे को धाड़ा मारने की, एक दूसरे को इम्प्रेस करने की। उसमें उन्होंने, इंग्लैंड ने अपनी नेवी को बहुत बड़ा, एक बड़ी नेवी के तौर पे उभारा, और उसके लिए लकड़ी चाहिए थी, वो सारी इधर से ही सप्लाई हो रही थी। तो नए नए उनको कैंप्स बनाने पड़े। तब के टाइम में स्टोन वर्क या ब्रिक वर्क कम होता था, तो टेम्पररी शेड्स जो थे वो लकड़ी की वजह से बनते थे। और कैंटोनमेंट कहीं बनाना हुआ पड़ता था, उसके लिए जंगल काटने पड़ते थे। तो सारा मतलब वार नीड्स को फुलफिल करने के लिए उसका अल्टीमेटली असर जो है वो तो लोगों पे और जंगलों पर ही पड़ा। ऐसे अगर हम देखें जावा में, इंडोनेशिया चूंकि डच की कॉलोनी थी, है ना, तो डच जब कमजोर हो रहा था और वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद, आपको पता है जापान एक तगड़ा मुल्क उभर रहा था। वर्ल्ड वार से के बाद की बात नहीं, असल में 1850 के बाद ही, जब वहां पे मिंच रेवोल्यूशन आया था, तो वहां पे जापान जो बहुत मॉडर्नाइज हो रहा था, उसने बड़े बड़े पावर्स को, जैसे रशिया को और चाइना को हराया था। वो तो आपको पता ही होगा, अगर पता भी नहीं है तो ये आपको पता याद रखना है अब। तो जापान जो है एक मॉडर्नाइज हुई थी, और जो कि वहां पे मिलिटरिज्म का दौर था, या टोटलिटेरियनिज्म अगर हम उसकी बात करें, वो तो 3 ही कंट्रीज में था। एक तो इटली में था और फ्रांस में था, और इटली में, जर्मनी में और जापान में। तो जापान जो है ये मतलब अपना टेरिटरी कवर जो है बढ़ा रहा था। 1905 में उसने चाइना को भी हराया था, है ना, उससे बहुत सारे इलाके उसने ले लिए थे। तो डच को जब लगा कि ये अब जावा, यानी इंडोनेशिया का बड़ा आइलैंड ग्रुप जो है जावा और सुमात्रा ही, उस पे उनको लगा ये पूरा अब इसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इनकी जो है पेस ऑफ मूवमेंट जो है वो बहुत तेज है। तो उन्होंने स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी अपनाई। स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी क्या थी? उन्होंने बोला जो भी हमारे यहाँ इनको रिसोर्स मिलेंगे वो हम इनको शॉर्ट ऑफ रिसोर्स रखेंगे। वो कैसे? वहां पे जो भी वो बड़े बड़े पाइल्स थे किसके, टीक वुड के, जो बहुत प्रीशियस लकड़ी होती है, ऐसे जो भी सा मिल्स थे, उन सबको उन्होंने जला दिया। क्यों जला दिया? तो कि जापान जो है उनको मतलब यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी लगे, है ना। तो जापान को जो है जापान ने फिर इंडोनेशिया को ऑक्यूपाई किया। उन्होंने भी फिर जो भी बचे खुचे जंगलात थे उनको पूरी तरह एक्सप्लॉइट किया अपनी वार नीड्स को फुलफिल करने के लिए, है ना। और वहां पे जो विलेजर्स थे, आपने पिछले बार देखा ही, एक सोसाइटी हुआ करती, एक ट्राइब हुआ करता, जो जिनकी लिविंग इस पे डिपेंड करती, उनको
विलेजर्स को वहां पे एक्सप्लॉइट किया, उनको मतलब लेबर बनाया, उनको हाँ फोर्स लेबर बनाया और उनसे जंगल कटवाए। और तब के टाइम में क्या है, इंडोनेशिया के लोग जो थे, जावा के लोग जो थे, उन्होंने इस वार को एक प्रिटेक्स्ट बनाया, एक बहाना बनाया, और उन्होंने कल्टीवेशन जो है वो एक्सटेंड की, यानी फॉरेस्ट लैंड पे वो ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेट करने लगे, है ना। तो कहते हैं जब लड़ाई खत्म हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वार या सेकंड वर्ल्ड वार, तब के टाइम उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए वो लैंड वापस लेने में। तो देखो मल्टी प्रोंग्ड गई थी एक्सप्लॉइटेशन, है ना, एंड मल्टी प्रोंग्ड लॉस था ये। ऐसे यही कंडीशन इंडिया में भी रही। इंडिया में भी क्या किया लोगों ने, इसी को प्रिटेक्स्ट बनाया और फॉरेस्ट लैंड को हड़प कर दी। वो फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेना वो बहुत मुश्किल पड़ा, तो उसकी वजह से बहुत स्ट्राइप्स हुए, बहुत लड़ाइयां हुई इनके बीच में, है ना, किनके, लोगों और गवर्नमेंट के बीच में। तो ये था नुकसान कैसे। अब आपको पता ही लगा, फॉरेस्ट काट दिए, डेलिबरेटली काटे, या इन्होंने अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए बेतहाशा काट दिए, और लोगों ने भी इसको एक बहाना बना के जंगलों को ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया। हो गया ये। अब दूसरा देखना, न्यू डेवलपमेंट फॉरेस्ट्री में क्या डेवलप हुई। कहते हैं 80 के बाद जो है अफ्रीका और एशिया के मुल्कों में भी अब न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी अपनाई गई। न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी जो है, इसमें लोगों की, ये तो पता ही हमें, कम से कम इसमें मिनिमम इंटरफेरेंस होनी चाहिए और जो एक्सप्लॉइटेशन हो वो मिनिमम होनी चाहिए, ताकि उतना इस्तेमाल करें जितना हम रिप्लेनिश कर सकें। लेकिन उससे पहले क्या थी, पीएस ब्रिटिश, ये 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में लोग जो थे बेतहाशा लोगों फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करे। लेकिन 1980 के बाद जब साइंटिफिक फॉरेस्ट्री लाई गई, तो उसकी वजह से, ये तो कॉमन सेंस की बात है, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, किन में, गवर्नमेंट और लोगों में। मोस्टली कौन से लोग, ट्राइबल लोग, यहाँ यही फॉरेस्ट सोसाइटीज। अब लेकिन जो है लोगों को इनकरेज किया गया है ना, कंजर्वेशन पे बहुत जोर दिया गया, इसको प्रेफरेंस दी गई देन टिम्बर कलेक्शन। तो लोग भी अब इसकी ओर रुजू होने लगे कि हमें फर्स्ट प्रेफरेंस कंजर्वेशन को ही देनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट को अब ये जो है लगा, ये तब कामयाब होगा ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, जब हम लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें। ठीक है, अगर हम नजर दौड़ाएं मिजोरम से केरला तक, ऐसे इसको क्या बोलेंगे, ईस्टर्न कोस्ट या पूर्वांचल साइड में जो है, फिर है नीलगिरीज है, बाकी है, उनमें जो है डेंस फॉरेस्ट जो है प्रिजर्व किए गए। कैसे, क्योंकि लोग जो है, लोग इनको सेक्रेड मान रहे थे जंगलों को। वो क्यों, क्योंकि मतलब इनको अब जागरूकता बढ़ाई गई थी, है ना। लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज और एनवायरमेंटलिस्ट जो आजकल के हैं, उन्होंने अब नए नए तरीके सूझ रहे हैं वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। इसके साथ हमने ये चैप्टर खत्म किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन खुदा हाफिज़।